जय हिंद दोस्तों, स्टडी ग्रुप आईओ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मदन आपका आपके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सभी साथी बताएंगे कि आप कैसे हैं। आप अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं साथी, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है सामान्य ज्ञान की बुक। आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2025 के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एसएससी जीडी की भाई 2024 में परीक्षाएं हुई, 2019, 22, 21 में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी प्रश्नों का इस बुक में संकलन है। और सभी साथी ज़्यादातर अधिकतर बच्चे जो पढ़ते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हम भी उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ाते हैं और देखते हैं और लगते भी हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एसएससी के लगते हैं। जैसे एसएससी जीडी 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, टॉपिक आपको देख लेना होता है कि किस क्वेश्चन से ज़्यादा, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वही टॉपिक आपको पढ़ना होता है। तो साथ ही क्लास नंबर 3 है, इसमें हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी की ये क्लास होती है डेली 1 बजे, दोपहर को 1 बजे क्लास होती है। तो साथ ही क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी साथियों का आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। इनमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। देखो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सहायक नदी बहुत अच्छे से पढ़कर जानी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 में पूछा हुआ सवाल है, प्रणीता होगा या पूर्णा होगा या मंजरा होगा या घटप्रभा होगा। तो आप सभी बोलेंगे कृष्णा की सहायक नदी है घटप्रभा। कृष्णा की अन्य सहायक नदी आपको याद रखनी है, सभी को याद रखनी है। कृष्णा की अन्य सहायक नदी कौन कौन सी हैं, अन्य सहायक नदी कौन कौन सी हैं भाई। तो मैं आपको बता दूं ये कौन कौन सी सहायक नदी है कृष्णा की, तो आप रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको भाई घटप्रभा याद रखनी है। कौन सी है भाई, घटप्रभा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी भाई, घटप्रभा, तुंगभद्रा, और साथ ही कोयना। कोयना भी इसी की है, कोयना भी इसी की है, ये आपको याद रखना है। कोयना किसकी सहायक नदी, तो आप बोलेंगे भैया कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना। और मालप्रभा ये कृष्णा की सहायक नदी हैं, मालप्रभा। तो ये कृष्णा की सहायक नदी हैं, इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कृष्णा की सहायक नदी और अन्य सहायक नदी, जैसे यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, सभी को अपनी कॉपी में नोट करनी है। तो यहाँ से पूछा जाता है भैया यमुना की सहायक नदी कौन सी, तो चंबल, केन, बेतवा। ये चंबल, चंबल, केन, बेतवा, बेतवा, ये सभी जो हैं साथी ये आपकी यमुना की सहायक नदी हैं। और भी हैं हिंडन और टॉस, हिंडन, हिंडन, टॉस, ये भाई हैं आपकी यमुना की सहायक नदी, याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं आपसे हम, आपकी चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो बनास और पार्वती आपको याद रखनी है। चंबल की सहायक नदी कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे भैया बनास और पार्वती, ये जो नदी हैं ये आपकी हो जाएंगी चंबल की सहायक नदी। यहीं बताना है आपको दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, याद रखेंगे दामोदर की कौन कौन सी हो जाएंगी। तो आप बराकर आपकी हो जाएगी, एक बराकर होती है, एक कोनार होती है। दामोदर की सहायक नदी एक तो होगी बराकर, बराकर नदी, एक हो जाएगी कोनार नदी, एक हो जाएगी कोनार नदी। तो ये है दामोदर की सहायक नदी। यहीं आपको नर्मदा की भी बतानी है, नर्मदा की भी कोई 2 सहायक नदी बतानी है। तो आपका क्या आंसर होगा, नर्मदा की तो भैया ओशांग, क्या बोलेंगे, ओसंग, ओसांग, क्या बोलेंगे, ओ सांग, ओ सांग, याद रखेंगे ओ सांग। और साथ ही गंजाल, गंजाल भी इसी की है, क्या बोलेंगे, गंजाल किसकी है। और तवा भी इसकी, तवा, ओ संग, ओ संग, ये आपको याद रखनी है। गंजाल आपको याद रखनी है, तवा आपको याद रखनी है। तो साथ ही ये आपकी थी सहायक नदी जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई, और साथ ही ये आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपका,
क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भारत के कितने राज्यों की सीमा कॉमा सिक्किम से जुड़ी है। कितने राज्यों की सीमा है जो सिक्किम से जुड़ी है? तो आप सभी क्या बोलेंगे? तो आप सभी का आंसर भी आना चाहिए एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021। तो साथ ही सभी को पता होना चाहिए एसएससी जीडी की ये बुक है सामान्य ज्ञान की। इस बुक का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे लेवल से चल रहा है और आप देखते भी होंगे कि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका प्रश्न आया, बहुत से टीचर्स क्या होते हैं, जैसे आपका ये प्रश्न आया, आपका आंसर बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। थोड़ा उसके बारे में बता के चलते हैं हम, ऐसे ही आपकी तैयारी होगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का इतना समय किसी के पास नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। तो कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो आप बोलेंगे एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो सिक्किम के बारे में आपको जानना होगा भाई, सिक्किम से क्या प्रश्न बना है। अभी तक मैंने देखा एसएससी जीडी में मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी, तो इसमें सिक्किम से लगा था क्वेश्चन। सिक्किम जो है इसे एक होता है 35वां संविधान संशोधन। सभी को पता होगा 35वां संविधान संशोधन कब होता है। तो आप सभी बोलेंगे भैया 35वां संविधान संशोधन जो होता है ये 1975 में होता है। कब होता है? 1975 में। तो 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को किस शहर राज्य का दर्जा दिया गया? किस राज्य का दर्जा दिया गया था? 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। फिर होता है साथ ही 36वां संविधान संशोधन 1975 में ही। तो ये जो सिक्किम है इसे 22वें पूर्ण राज्य के रूप में, सिक्किम को 22वें पूर्ण राज्य के रूप में भारत में मिला लिया गया। 22वें पूर्ण राज्य के रूप में इसको भारत में मिला लिया गया। और साथ ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, जो पूछा है एसएससी जीडी में, सिक्किम कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो मैंने आपको बताया एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। राज्य का नाम आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम की सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है। इतना भाई समझ में आया? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सभी भाई बताएंगे। तो आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा? 15 जून हो जाएगा, 23 अक्टूबर, 1 नवंबर, 30 मई। तो सभी साथी बोलेंगे भैया 1 नवंबर। क्या हो जाएगा? 1 नवंबर को बनाते हैं छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। 1 नवंबर 2002 को 1 नवंबर 2000 को भाई छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य घोषित किया गया था। कौन से नंबर का राज्य था? तो आप बोलेंगे भैया 26वें नंबर का राज्य बनाया गया। अब यहाँ से पूछे जो जाते हैं एग्जाम में अक्सर, जैसे आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को याद होना चाहिए भैया, आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को हुई। कब हुई? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। यहीं आपको याद रखना है भैया तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो आप सभी क्या बोलेंगे भैया? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई। और किससे अलग होकर ये 29वां राज्य बना था भारत का? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। यहीं आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब ये भारत में मिलाया गया था? अरुणाचल प्रदेश को भारत में कब मिलाया गया था? तो सभी साथी बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। तो 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 इसकी आपको डेट याद रखनी है, 20 फरवरी 1987। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में भैया गोवा का क्या है, गोवा का स्थापना वर्ष क्या रहा है, तो आप सभी को याद रखना है 30 मई। क्या बोलेंगे गोवा का? 30 मई 1987। 30 मई 1987 गोवा का स्थापना वर्ष है, 30 मई 1987। गुजरात का यहाँ पर आपको बताना होता है भाई, गुजरात का स्थापना वर्ष क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? गुजरात का है भैया 1 मई 1960, 1 मई 1960, 1 मई 1960 गुजरात का हो जाएगा। यहीं आपको याद रखना है हरियाणा का स्थापना वर्ष क्या है? हरियाणा का स्थापना वर्ष क्या है? सभी को याद रखना है, सभी बताएंगे। यहीं आपको बताना है झारखंड का स्थापना वर्ष क्या है? झारखंड का स्थापना वर्ष क्या है?
यहीं आपको बताना है भैया महाराष्ट्र का स्थापना वर्ष क्या रहा होगा, महाराष्ट्र का स्थापना वर्ष क्या रहा होगा। यहीं आपको बताना है भैया उत्तराखंड का स्थापना वर्ष क्या रहा होगा। तो सभी साथियों को ये बताने हैं कमेंट सेक्शन में, और नहीं पता है तो भाई आपको लिख लेने भी हैं अपनी कॉपी में। हरियाणा का स्थापना वर्ष है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 हरियाणा का स्थापना वर्ष है। झारखंड का है साथी 15 नवंबर 2000। झारखंड का क्या है 15 नवंबर 2000 झारखंड का स्थापना वर्ष है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1 मई 1960। 1 मई अभी मैंने बताया था 1 मई 1960 किसका स्थापना वर्ष बताया था, तो आपको गुजरात का मैंने बताया था। उत्तराखंड का याद रखना है 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 इसका स्थापना वर्ष है भाई उत्तराखंड का। ये आपको ये भाई याद रखने हैं, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने जो मोस्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 को आया हुआ है। तो सभी साथी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप सभी आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। 9 नवंबर या 30 सितंबर या 20 अक्टूबर या 15 अगस्त। तो भाई आपका उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस हम मनाते हैं वो 9 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। एक आपको ट्रिक याद रखनी होती है, 36 उत्तर झार। 36 उत्तर झार। तो उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बना था ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है ये आप सभी से पूछा है। तो आप बोलेंगे मांडू की पहाड़ियाँ से, या अमरकंटक की पहाड़ियाँ से, या ओंकारेश्वर की पहाड़ियाँ से, या नर्मदा। तो आप सभी क्या बोलेंगे भैया नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। बिल्कुल सही बात है। ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो आप बोलेंगे भैया ये जो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखेंगे इतना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी साथी। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? मनीला फिलीपींस, या कोच्चि पोर्ट केरल, या करजन, या नर्मदा। तो सभी का आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आया हुआ एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 को। तो आपका क्या हो जाएगा हिंद महासागर। तो समुद्री बंदरगाह स्थित है तो आप बोलेंगे कोच्चि पोर्ट केरल। ये जो बंदरगाह है ये हिंद महासागर में स्थित है, कोच्चि पोर्ट केरल। और साथ ही मैंने आपको बताया, मैं आपको बता दूँ, ये जो कोच्चि है इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो आप बोलेंगे भैया कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यहीं आपको याद रखना होता है साथी, अगर आपसे पूछ ले हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं। तो हिंद महासागर के कई समुद्री बंदरगाह कौन कौन से हैं ये आपको जानना होगा। हिंद महासागर के समुद्री बंदरगाह याद रखने हैं कौन कौन से हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। समुद्री पोर्ट या बंदरगाह आप बोलते हो उनको। तो सबसे पहले आपको याद रखना है भाई कौन सा हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये भाई आपको याद रखना है, ये हिंद महासागर में है। फिर आपको याद रखना है नवी मुंबई, ये भी हिंद महासागर में ही है। नवी मुंबई पोर्ट जो है ये भी हिंद महासागर में ही है। फिर आपको याद रखना है कोच्चि पोर्ट केरल, कोच्चि पोर्ट केरल। तो ये हिंद महासागर के थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब बताना है आपको, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एसएससी जीडी में जो आपको पता नहीं होगा, मेडागास्कर द्वीप कहाँ स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है मेडागास्कर द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप कहाँ है? तो आप बोलेंगे मेडागास्कर द्वीप भैया ये आपका पड़ता है हिंद महासागर में। इतना आपको याद रखना है। यहाँ से अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में
पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? काजू जैसी सबसे उपयुक्त है कौन सी फसल है? लाल लैटेराइट मिट्टी हो जाएगी, या जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, या काली मिट्टी हो जाएगी, या मरु मिट्टी? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लाल लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखनी है भारत में पाई जाने वाली मृदा जो हैं कौन कौन सी हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदा, भारत में पाई जाने वाली मृदा, तो सभी को पता होना चाहिए भारत में पाई जाने वाली मृदा जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्टार बनाकर, आपकी हो जाएगी पर्वतीय मृदा। कौन सी? तो आप बोलेंगे भैया पर्वतीय मृदा आपकी फिर हो जाएगी। आपको याद रखना है और कौन सी हो सकती है आपकी जलोढ़ मृदा, ये भारत में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा ये भारत में पाई जाती है। फिर आपको याद रखना होता है भाई आपकी लाल और पीली मृदा, ये भी भारत में पाई जाती है। लाल और पीली मृदा ये कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी को याद रखना है ये पाई जाती है भैया आपकी भारत में। फिर आपको याद रखना है काली मिट्टी, या जिसे काली मृदा भी बोला जाता है, काली मृदा ये कहाँ पाई जाती है? तो आप बोलेंगे ये भी भारत में पाई जाती है। फिर आपको याद रखना होता है भाई लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मृदा ये कहाँ पाई जाती है? तो आप बोलेंगे भैया ये भारत में पाई जाती है। फिर आपको याद रखना है शुष्क मृदा, ये कहाँ पाई जाती है? तो आप बोलेंगे भैया भारत में ये पाई जाती हैं, ये आपको याद रखनी है। तो पर्वतीय मृदा ये भी भारत में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा ये आपको याद रखनी है, भारत में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस पर बनाया जा रहा है? किस नदी पर ये बनाया जा रहा है? तो सभी साथी बताएंगे भैया ये किस नदी पर बनाया जा रहा है। सभी का आंसर आना चाहिए गंगा पर, या गोदावरी नदी पर, या ब्रह्मपुत्र पर। मुझे बताओ गंगा की लंबाई कितनी है? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 25 गंगा की लंबाई है, ब्रह्मपुत्र या यमुना नदी पर। तो आप सभी का आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी ऑप्शन सही है। यहीं पर लिखना है आपको भैया ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम हैं जिसको अन्य कहीं कहीं किस किस राज्य में अन्य नाम से इसे जाना जाता है। जैसे आपका हो जाएगा भैया तिब्बत में या चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत या चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी का आंसर होगा भैया सांगपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, तिब्बत या चीन में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत या चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलेंगे भैया सांगपो नदी से जाना जाता है। इसी प्रकार जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपसे पूछ ले ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलेंगे भैया दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी क्या बोलेंगे? भैया ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसे असम में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी से इसे असम में जाना जाता है। यहीं आपको याद रखना होता है बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी का आंसर होगा यमुना या जमुना नदी। तो जमुना नदी के नाम से इसे जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है असम की बात आई है तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आप बोलते हो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ये प्रवाहित होती है। और मुझे बताओ ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए जाना जाता है? तो भाई ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। और साथ ही ये जो एक सींग वाला जो गैंडा है ये असम का राजकीय पशु भी है। ये असम का राजकीय पशु भी है, ये आप सभी को याद रखना है। राजकीय पशु पूछा जाता है, असम का राजकीय पशु कौन सा है? तो एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा हो जाएगा। और एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आपसे पूछा था ढोला सादिया, साथ ही मैं आपको बता दूं ढोला सादिया जो है ये आपका, इसी को हम भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जानते हैं। भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल, या आपका एग्जाम में देखने को मिला है यहाँ पर ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल ये भारत का सबसे लंबा पुल है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो 9.15 किलोमीटर भूपेन हजारिका पुल, जिसको ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। इतना आप सभी को याद रखना होता है। और यहाँ पर आपसे पूछ ले ये जो भूपेन हजारिका पुल है या ढोला सादिया पुल है इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 26 मई 2017 को इसका उद्घाटन हुआ था। 26 मई 2017 को इसका उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटन किसने किया था? पीएम ने किया था। पीएम उस वक्त कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने ढोला सादिया पुल का क्या किया था? उद्घाटन। ये आपको समझना होता है किस प्रकार है। ये आपका इधर आपका पड़ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। एक छोर पर तो अरुणाचल प्रदेश, एक छोर पर है असम। तो भाई अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में भाई इसे ढोला। ये अरुणाचल प्रदेश के किस शहर में है, किस कस्बे में है? तो ये ढोला कस्बे में है। ढोला कस्बे में है। और असम की बात करते हैं तो असम के किस कस्बे में है? तो ये सादिया कस्बे में है। सादिया कस्बे में है। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको ढोला सादिया का पुल भी कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। एक बार थम्स अप कर देंगे भैया, इतना समझ में आया। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी साथी। निम्नलिखित में से किस राज्य में आधिकारिक रामा स्थल लोनार झील स्थित है? तो सभी का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, क्या समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्या नहीं? तो आपका क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का? जल्दी से आंसर करेंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब। तो आप क्या बोलेंगे? भैया महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बात आई है रामसर संधि। ये रामसर संधि सबसे पहले कहाँ हुई थी? रामसर संधि के बारे में आज आपको पता होना चाहिए। रामसर संधि ये भैया 2 फरवरी कब हुई थी रामसर संधि? 2 फरवरी 1971 को ईरान शहर में हुई थी। 1971 को किस शहर में हुई थी? तो भाई आप बोलेंगे ईरान शहर में हुई थी। ईरान शहर में हुई थी। इसे भारत में कब लागू किया गया था? रामसर संधि को भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 फरवरी को लागू किया गया। डेट आपको पता होना चाहिए। 1 फरवरी 1982 को इसे लागू किया गया था भारत में। 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था भारत में, आपको याद रखना है। और 2 फरवरी 2024 तक की मैं बात करूं, 2 फरवरी 2024 तक भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? तो आप बोलेंगे भारत में 2 फरवरी 2024 तक कुल 80 रामसर साइट हैं। 80 रामसर साइट हैं। इतना आपको याद रखना है। भारत की पहली रामसर साइट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो भारत की पहली जो रामसर साइट है वो कौन सी है? तो आप सभी का आंसर होगा चिल्का झील। चिल्का झील ये भारत की पहली रामसर साइट है, चिल्का झील। और भारत की सबसे छोटी जो रामसर साइट है कौन सी है? सबसे छोटी रामसर साइट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो आप बोलेंगे रेणुका। ये सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका
वेटलैंड, ये सबसे छोटी साइड है, इतनी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही ये जो है ये रेणुका वेटलैंड कहाँ पड़ती है, तो आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में ये पड़ती है। इतना आप सभी को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? निम्न में से कौन सी नदी ये बनाती हैं? झेलम बनाती हैं, चिनाब बनाती हैं, रावी या सिंधु बनाती हैं? तो आप सभी का क्या आंसर होगा भैया? आप बोलेंगे चिनाब बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं? चिनाब बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा कहा जाता है। इसी को पूछ लिया जाए अगर आपसे एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे चंद्रभागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रभागा कहा जाता है। और ये जो चिनाब नदी है इस पर कुछ परियोजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। इस पर मुख्यतः परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? ये 3 परियोजनाएं आपको याद रखनी हैं। जैसे बगलीहार परियोजना, ये किस नदी पर है? बगलीहार परियोजना ये किस नदी पर है? तो आप बोलेंगे चिनाब नदी पर है। जैसे दुलहस्ती परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना ये भी आपको याद रखनी है। सलाल परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये भैया चिनाब नदी पर है। तो ये 3 परियोजनाएं आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में है? कौन सा संग्रहालय है जो कटक में स्थित है? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? क्या आंसर आना चाहिए? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय है कटक में, या भारतीय संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, सालार जंग संग्रहालय है? तो आप सभी बोलेंगे भैया नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय ये कटक में है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बात आई है राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय ये कहाँ है? तो आप बोलेंगे भैया राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये दिल्ली में है। ये कहाँ है राष्ट्रीय संग्रहालय? ये दिल्ली में है। और भारतीय संग्रहालय कहाँ है? ये कोलकाता में है। भारतीय संग्रहालय कहाँ है? तो ये भाई आप बोलेंगे ये कहाँ है भाई? ये कोलकाता में है। भारतीय संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो आप बोलेंगे हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। सभी को ये चीज़ें पता होना चाहिए। और यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है? प्रिंस ऑफ वेल्स ये कहाँ है? ये भी एग्जाम में पूछी हुई है। प्रिंस ऑफ वेल्स ये कहाँ है? तो आप क्या बोलेंगे भैया? प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये आपकी मुंबई में हो जाएगी। ये मुंबई में है। ये मुंबई में है। और यहाँ से आपको याद रखना है नेपियर संग्रहालय कहाँ है? ये भी पूछा हुआ है। नेपियर संग्रहालय कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? नेपियर संग्रहालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है ये भाई? तिरुवनंतपुरम में है ये नेपियर संग्रहालय। इतना आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? 1972, 1973 या 1972 या 1970? तो आप सभी बोलेंगे भैया 1972 में इसे लागू किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को। डेट आपको याद पता होना चाहिए, यह सन भी आपको पता होना चाहिए 1972। अगले प्रश्न पर आएंगे। आपका अगला प्रश्न है, प्रबंध, मंजीरा और मन्नेर नदियाँ डैडस नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। ये किस नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं? एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तो सभी साथियों का भी आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर करते हो जब तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो भाई बच्चों तक पहुंच रही है और बहुत अच्छे से उनका रेस्पॉन्स भी आ रहा है। कमेंट किया करो भाई अपना आंसर का, गोदावरी या कृष्णा या कावेरी या नर्मदा? तो आप सभी बोलेंगे भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोदावरी। ये भाई प्रबंध, मंजीरा और मन्नेर जो नदियां हैं ये गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। इतना आपको याद रखना है। यहीं आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी भैया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम बताओ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
गिरने वाली नदियों के नाम आपको बताने हैं। ये पूछ लिया जाता है तो अक्सर आपको पता होना चाहिए। बंगाल में कौन कौन सी नदी जाकर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में? तो कावेरी आपको याद रखना है, महानदी, कावेरी, कावेरी महानदी हो जाएगी आपकी। और कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी। और भी हैं भैया? तो आप बोलेंगे जी भैया, ब्राह्मणी, आपकी बैतरणी, स्वर्ण रेखा हो जाएगी, स्वर्ण रेखा। और कौन सी आपकी हो जाएगी? बैतरणी, बैतरणी और ब्राह्मणी। ये जो नदी हैं ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम आप सभी को पता होना चाहिए। तो अरब सागर में कौन कौन सी गिरती हैं? जैसे मांडवी, साबरमती, मांडवी, साबरमती, मांडवी, साबरमती। और कौन सी नदी हो जाएगी? माही, ताप्ती, नर्मदा, माही, ताप्ती, नर्मदा। ये कहाँ जाकर गिरती हैं? तो आप बोलेंगे भैया ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो सभी को ये याद रखनी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। क्वेश्चन है आपका, डैश 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 ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। तो भाई कौन सी नदियाँ हैं? कौन सी नदी है हो जाएगी? नर्मदा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र या कावेरी? तो भाई आप सभी बोलेंगे, आप सभी का जो आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का जवाब सही हो जाएगा। नर्मदा व ताप्ती की बात आई है, इसके बारे में आप सभी को जानना होगा। नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा व ताप्ती नदी ये कहाँ से निकलती हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया, ये जो निकलती हैं ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं। नर्मदा व ताप्ती ये कहाँ से निकलती हैं? तो आप बोलेंगे भैया ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से निकलती हैं। नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम भी आपसे पूछ ले जाता है तो आपको बताना होता है नर्मदा व ताप्ती जो नदियां हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती हैं? तो आप सभी बताएंगे भैया नर्मदा व ताप्ती। इतना आपको याद रखना है। और ये दोनों जो नदी हैं नर्मदा व ताप्ती ये अरब सागर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो ये गिर कहाँ जाती हैं? तो ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती हैं, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पड़ती है खंबात की खाड़ी? अरब सागर में, अरब सागर में ये पड़ती है। इतना आप सभी को याद रखना है। अब बात आती है भैया नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ आपको याद रखनी है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएंगी? नर्मदा नदी की प्रमुख इसकी सहायक नदी आप सभी को पता होना चाहिए। सहायक नदी जो हैं इसकी कौन कौन सी हैं? तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे ओरसंग जो है ये पूछी हुई है। ओरसंग ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आप बोलेंगे भैया नर्मदा की सहायक नदी है। फिर शक्कर, एक शक्कर है, एक हिरन है। एक शक्कर और एक भैया हिरन, ये किसकी सहायक नदी हैं? तो आप बोलेंगे भैया ये नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। तवा, गंजल, तवा एक हो जाएगी गंजल, ये भी भैया नर्मदा की सहायक नदी हैं। एक आपकी हो जाएगी बंजार, एक हो जाएगी आपकी बंजार। ये आप सभी को याद रखनी है, नर्मदा की सहायक नदी हैं। और नर्मदा नदी जो है ये आपको याद रखनी है जबलपुर में। नर्मदा नदी को जबलपुर में, नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़ाघाट से धुआंधार राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब क्या बोल सकते हो आप? नर्मदा नदी
जबलपुर के भेड़ा घाट में, नर्मदा नदी के जबलपुर में भेड़ा घाट में धौड़धाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर या जंस्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? कौन सी नदी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे भैया यमुना होगी, गंगा होगी, सिंधु होगी या ब्रह्मपुत्र होगी। तो आप बोलेंगे भैया आपकी सिंधु हो जाएगी। ये जो सिंधु नदी है ये कहाँ बहती है? तो ये भाई ये आपको पता है, ये लद्दाख और जास्कर पर्वतमालाओं के बीच में ये बहती है। सिंधु नदी को भाई इसे जीवन रेखा कहा जाता है, इसे लद्दाख की जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु नदी को लद्दाख की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो सिंधु नदी को कहा जाता है। और साथ ही ये कहाँ गिरती है? तो सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है सिंधु नदी। ये आपको याद रखनी है। तो अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, दिलवाडा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आप सभी का क्या आंसर होगा? एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021। तो आप सभी बोलेंगे राजस्थान हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। दिलवाडा जो है, ये जो दिलवाडा है इसकी लंबाई कितनी है? दिलवाडा पर्वत चोटियों की ऊंचाई कितनी है? तो दिलवाडा पर्वत चोटी की ऊंचाई आपकी 1442 मीटर हो जाएगी। ये जो दिलवाडा पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बोलेंगे भैया 1442 मीटर इसकी आपकी ऊंचाई हो जाएगी। बात करते हैं जरगा पर्वत चोटी। जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो आप बोलेंगे 1421 मीटर। 1421 मीटर इसकी ऊंचाई है। इतना आप सभी को याद रखेंगे। 1421 है या 31? तो आप बोलेंगे भैया 31 या 21 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1431 हो जाएगी। ये राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। किस में है ये जरगा जो है? ये राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है, उदयपुर ज़िले में है। याद रखना भाई, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? ये किस राज्य में बहती हैं तिराप और नोआ नदियाँ? तो आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा? एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ सवाल है, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो आप बोलेंगे भैया ये अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी बहती हैं? तो ये बहती हैं आपकी तिराप। और अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली अन्य प्रमुख नदी कौन सी है? अन्य प्रमुख नदी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश में अन्य प्रमुख नदी कौन सी बहती है? तो आप बोलेंगे भैया ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये बहती है। मुझे बताओ ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है कितनी है? तो आप सभी बोलेंगे 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम आपको पता होना चाहिए। तो भैया इसका जो उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत से। कहाँ से होता है? तिब्बत में कैलाश पर्वत से। व मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। तो आपसे पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में कहाँ से होता है? तो तिब्बत में इसका उद्गम होता है कैलाश पर्वत से। और भैया मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और साथ ही आपसे पूछ लिया जाए ये जो ब्रह्मपुत्र है इसे असम में आपका एक द्वीप है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। तो भाई ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम में किसका निर्माण करती है? तो आप बोलेंगे भैया असम में ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये किसका निर्माण करती है? तो ये असम में माजुली द्वीप बनाती है। माजुली द्वीप से आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप बोलेंगे भैया विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र असम में कौन सा द्वीप बनाती है? माजुली द्वीप बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इतना आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र को भाई असम का शोक भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को किसका शोक कहा जाता है? असम का शोक कहा जाता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप बोलेंगे भैया गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है।
इतना आप सभी को याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? तो आप सभी का क्या आंसर होगा? आप बोलेंगे पालकोंडा की पहाड़ियाँ, या महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, या अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो पालकोंडा की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित हैं? ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और साथ ही पालकोंडा की पहाड़ियों से क्वेश्चन बनता है, ये भारत के दक्षिणी भाग में हैं। पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस भाग में हैं? भारत के दक्षिणी भाग में हैं। और पूर्वी घाट की, भारत के दक्षिणी भाग में भी पूर्वी घाट की ये पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा की पहाड़ियाँ। और साथ ही ये कहाँ पर हैं पालकोंडा की पहाड़ियाँ? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले और कौन सा ज़िला? कुड्डपा ज़िले में ये स्थित हैं पालकोंडा की पहाड़ियाँ। बात करते हैं महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, ये कहाँ हैं? तो आप बोलेंगे भैया ये जो हैं ये महाराष्ट्र में हैं। ये किस राज्य में है? महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तो आपको याद रखनी है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं? तो ये आपको याद रखना है। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी आपको याद रखनी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। यह है अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अब बात करते हैं, ये जो अन्नाईमुडी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। तो आप बोलेंगे भैया अन्नाईमुडी है सर्वोच्च चोटी। तो यहीं पर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बोलेंगे भैया अन्नाईमुडी हो जाएगी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बोलेंगे भैया पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो भी आपकी अन्नाईमुडी हो जाएगी। यहीं पर पूछा जाता है सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी कौन सी है? आप बोलेंगे भैया अन्नाईमुडी है। तो ये आपको याद रखना है। एक आई है आपकी बात, अन्नाईमलाई की पहाड़ी है, एक अन्नामलाई की पहाड़ी है, एक नीलगिरी की पहाड़ी है। इनके बीच में क्या स्थित है? तो आपको याद रखना है, इनके बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। इनके बीच में भैया कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा पूछा जाता है किन किन के बीच में है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? कृष्णा, गोदावरी हो जाएगी, या आपकी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी? क्या बोलेंगे आप? तो आप कहेंगे भैया नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरती है। अभी बताया था अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और आपको मैंने बताया था बंगाली की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम। तो नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अभी आपको मैं बता दूं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के फिर से आपको नाम लिखने हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम आप सभी को याद रखने हैं। कौन कौन सी नदी थी? नर्मदा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी। बार बार आपको ये प्रश्न बताए जा रहे हैं। नर्मदा, ताप्ती, और कौन सी नदी हो जाएगी भैया? गोदावरी हो जाएगी? नहीं भैया, गोदावरी नहीं होएगी। तो फिर कौन सी होगी? शरावती और साबरमती। शरावती और साबरमती ये भैया अरब सागर में जाकर गिरती हैं ये नदी। और मांडवी और पेरियार ये जो नदी हैं साथी ये आपके अरब सागर में जाकर गिरती हैं। एक नदी आपको और याद रखनी है, पंबा नदी ये अरब सागर में जाकर गिरती है। और मैं आपको बता दूं, एक तो भैया माही आपको याद रखनी है, एक आपको ताप्ती याद रखनी है। माही, ताप्ती और नर्मदा और मांडवी ये जो नदी हैं ये भैया क्या बनाती हैं? ये जो चारों नदी हैं ना, ये जो चारों नदी हैं ये क्या बनाती हैं? तो भैया ये एस्चुरी बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं।
ये आपको याद रखना है। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, भैया ये एस्चुरी जो बनाती हैं ये कौन कौन सी नदी बनाती हैं? माही, ताप्ती, नर्मदा और मांडवी ये एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी को क्या बोला जाता है? ज्वार नंदमुख, ज्वार नंदमुख ये बनाती हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी भाई। छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मिजोरम, मेघालय हो जाएगा, या आपका तमिलनाडु हो जाएगा, या आंध्र प्रदेश हो जाएगा? तो आप सभी बोलेंगे भैया आपका जो आंसर होगा यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। इसकी शुरुआत, यह योजना कब अस्तित्व में आई, इसे कब योजना को शुरू किया गया था? तो वर्ष 2001 में इस योजना को शुरू किया गया था। 2001 में इसको शुरू किया गया था, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। किन्नौर में हंसरंग हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिरमाला, लेपचाला दर्रा, या यक्षचनला, या कुलीला दर्रा? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा लेपचाला दर्रा। तो ये दर्रा जो है साथी, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे आपको याद रखने हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपको याद करने हैं। जैसे आपका है भैया सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा याद रखेंगे। सिपकिला दर्रा जो है ये किस किस को जोड़ता है? तो आप बोलेंगे सिपकिला दर्रा भैया शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से ये जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। फिर आएगा आपका कौन सा दर्रा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा ये भैया कौन सा दर्रा है? तो ये कहाँ का दर्रा? हिमाचल प्रदेश का। ये किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को ये लेह से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। फिर आएगा आपका तीसरे नंबर का जो दर्रा होगा बांडा लाचा दर्रा, बांडा लाचा दर्रा, बांडा लाचा दर्रा ये कहाँ है भैया? ये किसको जोड़ता है? तो ये भैया लेह को मनाली से जोड़ता है। आपको गलती नहीं करनी है, ये हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये भी तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये कहाँ हैं? तो भैया आप सभी का आंसर होगा ये उत्तराखंड के दर्रे हैं जो आप सभी को याद रखने हैं। उत्तराखंड के ये दर्रे हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। आज इतने दर्रे आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है आपका, चावल की खेती को जाबो पेंडाली या जाबो सिस्टम भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? ये किसकी एक स्वदेशी विधि है? ये आपसे पूछा है। उत्तर प्रदेश, नागालैंड, केरल या कर्नाटक? ये जाबो पद्धति क्या होती है? ये जाबो पेंडाली क्या होती है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भैया ये जो जाबो है इसका मतलब होता है पानी को तालाब में इकट्ठा करना, मतलब पानी है उसको तालाबों में इकट्ठा करना, इसको क्या कहा जाता है? जाबो कहा जाता है। और ये कहाँ की पद्धति है, कहाँ की पेंडाली है? तो ये नागालैंड की पेंडाली है। नागालैंड इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको याद रखना है। नागालैंड जो है, नागालैंड में मूलतः क्या होती है? नागालैंड में मूलतः भैया कृषि, मूलतः क्या होती है? नागालैंड में कृषि होती है। तो आप बोल सकते हो नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान है, कृषि क्षेत्र प्रधान है, मतलब कृषि क्षेत्र प्रधान है मूलतः। ये आपको याद रखना है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। और साथ ही यहाँ से पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, चावल की बात आई है तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और साथ ही नागालैंड की बात आई है तो नागालैंड में कम से कम मतलब 70% जो जनता है ना वो आपकी कृषि पर निर्भर है। नागालैंड की 70% जनता
कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। इतना आपको याद रखना है। तो साथ ही आज की क्लास को यहीं पर रोकना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 60 तक, और मिलते हैं कल की क्लास से। जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 61 से हो जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी करते रहिएगा और अपना मत या ओपिनियन आपका क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी कीजिएगा बहुत अच्छे से।